डेट है आज 26 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ऊर्जा प्रवाह। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी ये न्यू वेसल इंडक्ट किया है, ऊर्जा प्रवाह जिसका नाम है। ये है न्यू वेसल। वेसल ये भाई साहब पानी का जहाज बोल सकते हो या जलियान बोल सकते हो। वेसल, ये वेसल की स्पेलिंग देख लो आप। और ये वेसल की स्पेलिंग में अगर VESSEL है और इसको VASSAL लिख दें, वसल बन जाएगा। ये जागीरदार या जमींदार को बोलते हैं। तो ये आपको स्पेलिंग में कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड आप जानते हो हमारे कोस्टल एरियाज़ में जो ये हमारी फोर्स होती है जो यहाँ पे सर्विलेंस करती है, निगरानी करती है। ये ऊर्जा प्रवाह अभी गुजरात के भरूच नाम का जो प्लेस है वहाँ पे इंडक्ट किया गया है, ये ऊर्जा प्रवाह नाम का वेसल। नेक्स्ट टॉपिक है गुजरात गेट्स इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पोर्टेबल रूफ टॉप सोलर सिस्टम है। देखो भाई साहब, ये छत पे आसानी से रखा जा सकता है और पोर्टेबल का मतलब ये है कि ये कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। कि ऐसा होता है ना, जो सोलर प्लेट होती है एक लोहे की सिस्टम में, उसे छत पे या तो वो कील वगैरह के जरिए गाड़ दिया जाता है या परमानेंटली फिक्स कर देते हैं किसी तरह से। लेकिन ये पोर्टेबल है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से उठा के ले जाया जा सकता है इसको। तो ये गुजरात का फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है जो गांधीनगर गुजरात में इंस्टॉल किया है। ये पोर्टेबल सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है ये, बहुत ही कम कीमत में, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ही कम आती है, लो आती है। और इसको सिंगल पर्सन इंस्टॉल कर सकता है, यानी कि कोई भी पर्सन ले जा सकता है इसे उठा के और रख देगा, इससे बिजली बनाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है रतले एंड कवार पावर प्रोजेक्ट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के GS पेपर 2 और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब है कि जैसे मान लो ये भाई साहब रिवर बह रही है, यहाँ पे बांध लगा दिया, बांध लगा के पानी इकट्ठा किया, पानी गिराएंगे टरबाइन पे, उससे बिजली बनेगी। यानी कि बांध बना के बिजली बनाना, वो हो गए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे हैं, इनकी लोकेशन याद रखनी है और कौन सी रिवर पे ये याद रखना है। अभी इनकी नींव की ईंट रखी गई है, फाउंडेशन रखी गई है। फाउंडेशन स्टोन मतलब नींव की ईंट, यानी कि स्टार्ट किए गए हैं ये रतले पावर प्रोजेक्ट। 850 मेगावाट का है ये रतले पावर प्रोजेक्ट और 540 मेगावाट का है कवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर में है ये दोनों, और जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे चेनाब रिवर बहती है। चेनाब रिवर पे ये दोनों बांध बने हुए हैं, रतले और कवार। नेक्स्ट टॉपिक है बनिहाल काजीगुंड रोड टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग, धरती को नीचे से खोद के कोई सुरंग रास्ता बना देना, उसी को बोलते हैं टनल। ये कहाँ पे, बस लोकेशन याद रखनी है। जम्मू कश्मीर में है ये टनल, बनिहाल गाजीगुंड नाम की रोड टनल है। 8.45 किलोमीटर की लंबी ये टनल है। इसकी वजह से क्या होगा, जो जर्नी टाइम लगता था, यानी कि जो बनिहाल से काजीगुंड तक जो टाइम लगता था जाने का रोड के जरिए, वो 1.5 घंटे कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पंचायती राज डे। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस। ये 2010 से मनाया जा रहा है, 2010 में स्टार्ट किया था। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को 1993 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में पास किया था, ये लागू हो गया था, केम इनटू फोर्स हो गया था 24 अप्रैल 1993 में। यानी कि ये बनाया कब था, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1992 में, 1992 में, और लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट किया था, केम इनटू फोर्स हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल को ही 2010 में ही अनाउंस किया गया कि इस दिन हर साल नेशनल पंचायती डे हम मनाएंगे अपने देश में। किस लिए, ताकि हमारी जो पंचायत है उनको एम्पावर किया जा सके और इनके बारे में और लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा सके। यानी कि ये पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए एक स्टेप था। डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण, कि पावर सिर्फ एक ही जगह पे फोकस ना रहे, कंसंट्रेट ना रहे। अगर मान लो सारी पंचायत सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो, तो उसे बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। लेकिन हमारी कंट्री में 3 टियर गवर्नमेंट है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर हर एक स्टेट में पंचायती राज होता है, और शहरों में होता है म्युनिसिपल गवर्नमेंट, और गांव में होता है पंचायती राज, यानी कि पंचायत में
सरपंच होता है, कुछ पंच होते हैं और इलेक्शन होता है उनका भी। तो 3 टियर गवर्नमेंट है, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है। 3 जगह पे पावर डिवाइड की गई है। पंचायती राज हमारे इंडिया में जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 में दिया गया था, आर्टिकल 40 में। और आर्टिकल 40 किस में आता है? डीपीएससी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व में आता है ये पंचायती राज। लेकिन ये 1992 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। उससे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं था। सिर्फ इतना लिखा हुआ है आर्टिकल 40 में कि स्टेट ये कोशिश करेगा, ट्राई करेगा टू ऑर्गेनाइज द पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो बाद में 1992 में पंचायती राज आया हमारे देश में। और फर्स्ट देखो जो पंचायत के लिए इलेक्शन हुए थे वो राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुए थे। ये भी आपको याद रखना, राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुए थे फर्स्ट पंचायती इलेक्शन। ये लगभग 1960s के अराउंड ही हुए थे, ये जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे राजस्थान के नागौर में। तब तक पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। आर्टिकल 246 ये स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है, यानी कि स्टेट में, राज्य में जो विधानसभा होती है उसको ये पावर देता है। आर्टिकल 246 246 के ये पंचायत के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, यानी कि पंचायत के लिए कानून बना सकता है स्टेट का लेजिस्लेचर, यानी कि वहाँ की विधानसभा किसी भी स्टेट की। जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं अभी, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो पंचायती राज की है वो हर साल अवार्ड देती है कुछ कैटेगरीज में। किसको देती है? जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो कई कैटेगरी के अवार्ड हैं ये। एक है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये दूसरा है। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, ये तीसरा है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये चौथा है। और पांचवा है ई पंचायत पुरस्कार। ये स्टेट और यूटीज़ को दिया जाता है केवल ई पंचायती पुरस्कार। बलवंत राय मेहता कमेटी आपको याद रखनी है। बलवंत राय कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी कि हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम को बनाया जाए। इसी की सिफारिश पे, बलवंत राय कमेटी की सिफारिश पे पंचायती राज हमारे इंडिया में आया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बलवंत राय कमेटी या बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट टॉपिक है हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड का मतलब है घर, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर जो खाते पीते हैं, यानी कि घरों के आदमी कुछ खाते पीते होंगे भाई साहब, कुछ खरीदते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। स्पेंडिंग सर्वे यानी कि कितना खर्च करते हैं वो, एक घर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जाती हैं, कितना उस पर खर्चा किया जाता है, उसकी सर्वे की जाती है ये। लेकिन ये सर्वे कुछ साल पहले रोक दी गई थी, 2019 में ये रोक दी गई थी। ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे यूजुअली ये हर 5 साल में कंडक्ट की जाती थी, अब ये दोबारा से शुरू की गई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये कराता है इसको, एनएसओ। तो ये याद रखना है, इसमें कौन कराता है? एनएसओ कराता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कराता है इसको। और ये इन्फॉर्मेशन जुटाती है कि हमारे कंट्री में अर्बन और रूरल एरियाज में, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कितना हाउस होल्ड स्पेंडिंग होती है कंजप्शन के लिए। ये डेटा गैदर्ड करता है गुड्स और सर्विसेज के लिए, यानी कि फूड हो या नॉन फूड आइटम, खाने के लिए कोई खर्च कर रहा है या नॉन फूड आइटम के लिए या कोई सर्विस लेने के लिए कितना एक घर में खर्चा हो रहा है, उसका ये मेज़र करता है, नापता है। दोबारा से स्टार्ट की गई है ये सर्वे। और ये सर्वे पॉवर्टी के बारे में भी एस्टिमेट लगा सकती है, यानी कि गरीबी के बारे में पता लगाती है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में। और जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, रिव्यू करता है इकोनॉमिक इंडिकेटर का, उसी की तरह ये भी पता लगा सकती है कि किस घर में कितना खर्चा हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में। इंडिया देखो, इसने जो लास्ट सर्वे कराई थी 2011-12 में कराई थी, जो सर्वे अडॉप्ट की थी, जिसकी एस्टिमेशन अडॉप्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर एक सर्वे हुई थी 5 साल बाद 2017-18 में, लेकिन ये सर्वे डिसकंटिन्यू कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ऐसा कहा गवर्नमेंट ने कि इसका डेटा जो क्वालिटी है वो बेकार है, क्योंकि इसमें दिखाया गया था कि कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है वो घट गई है, डिक्लाइन हो गई है। जितना पहले 2011-12 की सर्वे में आया था कि एक घर में इतना खर्चा हो रहा है गुड्स और सर्विसेज पे। गुड्स में देखो ये याद रखना, दोनों चीज़ आएंगी, फूड आइटम भी और नॉन फूड आइटम भी, खाने वाली चीज़ें भी और ना खाने वाली चीज़ें भी। तो इस सर्वे में 2017-18 के में ये आया था। 2011-12
की अपेक्षा 2017-18 में जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है वो घट गई, डिक्लाइन हो गई है। तो इसलिए ये कहा था कि ये सर्वे ऐसा हो ही नहीं सकता कि घट गई है, तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, हटा दिया था। लेकिन दोबारा से फिर ये सर्वे स्टार्ट किए। और जो एनएसए सर्वे को स्टार्ट करता है, ये एनएसए क्या है और किस गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट की किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये एनएसए, देखो ये इनको मर्ज करके बनाया गया था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हुआ करता था एक पहले, एनएसएसओ, इसको और कंप्यूटर सेंटर एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सीएसओ, इनको मर्ज करके, मर्ज का मतलब है मिला के, एक ऑफिस बना दिया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये ही अब सर्वे करता है, या हाउस होल्ड कंज्यूमर सर्वे करता है। और ये जो रिकमेंडेशन दी थी एनएसओ को बनाने की, रंगराजन कमीशन ने एक उसने दी थी, तो ये रंगराजन कमीशन को भी याद रखना है, इसके कहने पे इम्प्लीमेंट किया गया था ये। और देखो इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री यानी कि किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है ये एनएसओ, ये भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये काम करता है। और ये हाउस होल्ड जो कंज्यूमर की सर्वे है उसके साथ साथ ये आईआईपीवी निकालता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसकी सर्वे भी रिलीज करता है ये हर महीने। और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री को भी ये कंडक्ट करता है। तो ये 3 सर्वे करता है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट टॉपिक है पल्ली इन जम्मू बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है, जम्मू में पहली पंचायत ऐसी हो गई है जो कार्बन न्यूट्रल है, यानी कि उसमें कुछ भी कार्बन का इमिशन नहीं होता। एक गांव ऐसा हो गया जिसका नाम है पल्ली गांव में। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें बिजली भी जो आती है ना, वो सोलर ऊर्जा से बनी हुई, सौर ऊर्जा से बनी हुई, सोलर एनर्जी से बनी हुई बिजली यूज होती है इसमें, फुली पावर्ड बाई सोलर एनर्जी। क्योंकि जो आपके घरों में, गाँव में, शहर में बिजली आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, कोयले से बन रही है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बन रही है। तो उनसे क्या होता है, कोयले से जैसे बिजली बन रही है तो उससे कार्बन इमिशन होता है, कोल यूज होता है, कोयला थर्मल पावर प्लांट में, और वो बिजली आपके घरों तक आ रही है। लेकिन पल्ली विलेज में सारी की सारी सौर ऊर्जा से बिजली बनी हुई यूज हो रही है। तो ये जम्मू का फर्स्ट गांव बन गया कार्बन न्यूट्रल। बस इसकी लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पे ये पल्ली विलेज। नेक्स्ट टॉपिक है ओल्गा टेलिस जजमेंट। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये 37 ईयर ओल्ड जजमेंट है एक सुप्रीम कोर्ट का। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक मतलब एक रिमार्केबल जजमेंट दिया था, जो अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि जहांगीरपुरी में, आप सबको पता है, दिल्ली में जहांगीरपुरी में कुछ वायलेंस हो गए थे, हिंसा हो गई थी। और वहाँ से कुछ ड्वेलर्स हैं, ड्वेलर्स का मतलब निवासी, पेवमेंट ड्वेलर्स का मतलब होता है सड़क पे मान लो कोई झुग्गी झोपड़ी डाल के रहने लगते हैं, परमानेंट नहीं होते, जैसे कहीं और से आए यहाँ पे रहने लग गए लेकिन काफ़ी समय से रह रहे हैं, उनको बोलते हैं पेवमेंट ड्वेलर्स, निवासी। इनके रिगार्डिंग एक जजमेंट दिया था 37 साल पहले जिसका नाम है ओल्गा टेलिस जजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए, इसमें 1985 में इस जजमेंट में, पूरा नाम है इसका ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जजमेंट, शॉर्टकट में ओल्गा टेलिस जजमेंट बोलते हैं इसको। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पेवमेंट ड्वेलर्स हैं उनको फोर्स के द्वारा, अनरीजनेबल फोर्स के द्वारा हटाना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा। क्यों? क्योंकि ये उनके राइट टू लाइवलीहुड का वायलेशन है। राइट टू लाइवलीहुड का मतलब है रहने का अधिकार, और राइट टू लाइवलीहुड किसका पार्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पार्ट है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का ही पार्ट है राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि जीवन यापन का अधिकार। तो इसलिए इनको हटाया नहीं जा सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये कहा है, अनरीजनेबल फोर्स के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। हटाया जा सकता है किस बेस पे? कि उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौका दिया जाए उन्हें सुनने का, कि उनकी बात भी सुनने का अधिकार दिया जाए, फोर्स के बल पे उनको हटाया ना जाए, एक्सपेल नहीं किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 1981 में ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। महाराष्ट्र स्टेट और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, ये कुछ पेवमेंट थी, कुछ स्लम ड्वेलर्स रह रहे थे बॉम्बे सिटी में, उनको हटाना चाहा, उनको इविक्ट करना चाहा, बेदखल करना चाहा वहाँ से। तो ये केस गया फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये वहाँ पे कहा गया कि ये देखो इनको हटाना ये इलीगल होगा, कि इनकी बिना बात सुने हुए, तो इनकी भी बात सुनी जाए पेमेंट ड्वेलर्स की, क्योंकि ये राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का पार्ट है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू लाइवलीहुड को, तो इसलिए फंडामेंटल राइट है। तो ये
ये बात लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मानी थी कि हाँ ये भी देखो कोई परमानेंट ये ड्वेलर्स नहीं है, कि इनकी परमानेंट कोई जगह नहीं है, लेकिन उनके लिए कोई और जगह नहीं है रहने के लिए, इसलिए वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं पेमेंट ड्वेलर्स, इसलिए वो यहाँ पे रह रहे हैं अपना ये झुग्गी झोपड़ी डाल के, स्लम बना के, इसलिए इनको हटाना ये रीजनेबल नहीं होगा फोर्स के बल पे, बिना उनको सुने, बिना हर्ट किए हुए। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें देखो बस इतना याद रखना कि राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 का पार्ट है, और किस जजमेंट में कहा था, ये कहा था ओल्गा टेलिस जजमेंट, जो 1985 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ये दो बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश एंड असम बॉर्डर डिस्प्यूट। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है कहाँ पे, असम भी पता है आपको कहाँ पे है। इंडिया के दो स्टेट है, दो डिस्ट्रिक्ट को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है, असम और आंध्र, ये अरुणाचल प्रदेश में डिस्प्यूट मतलब झगड़ा चलता रहता है। अभी इनकी मीटिंग हुई, एक कमेटी बैठाई इन्होंने। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खंडू, और असम के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने डिसाइड किया है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बैठाई जाएगी, जो दोनों स्टेटों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, दो राज्यों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसे ये निपटाने के लिए कमेटी बैठाई जाएगी। देखो जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारी हिंदी की ऐसी कम तैसी की थी, आपको पता ही है, देखा ही होगा आपने, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है बोलते हुए, इसी तरह से हम भी उनकी इंग्लिश की कर रहे हैं। जैसे स्टेट को मैंने अभी बोला स्टेटो, है कि नहीं, हिंदी जोड़ दी इसमें स्टेट, वैसे राज्य है तो राज्य बोलेंगे राज्यों, स्टेट को स्टेटो, स्टेट की जो प्लूरल फॉर्म है स्टेट्स बनना चाहिए ना, लेकिन मैंने अभी बोला स्टेटो। तो ये कई बार हम यूज करते हैं, कई बार, बहुत बार यूज करते हैं ऐसे वर्ड जो इंग्लिश के होते हैं, उसे हिंदी का बना के उसका हिंदी में ही प्लूरल फॉर्म में बना देते हैं, बहुवचन में। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। अरुणाचल प्रदेश ने और असम ने एक कमेटी बैठाई है कि इनका जो डिस्प्यूट है इसको सुलझाया जा सके। डिस्प्यूट क्या है इनके बीच में, झगड़ा क्या है। 1951 की एक रिपोर्ट आई थी जिसके जरिए 3648 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश की, बलीपरा और सादिया डिस्ट्रिक्ट, ये असम की डिस्ट्रिक्ट में मिला दी गई थी, असम की दारंग और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब अरुणाचल प्रदेश में हुआ करती थी पहले ये, लेकिन असम में मिला दी दोनों डिस्ट्रिक्ट, ये बलीपरा और सादिया डिस्ट्रिक्ट, साडिया या सादिया डिस्ट्रिक्ट है जो, ये दारंग और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में मिला दी असम की में। अब अरुणाचल प्रदेश, इनके जो ट्रांसफ़र किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इनका क्लेम करता है कि दावा करता है कि ये डिस्ट्रिक्ट हमारी है, हमारी जो यहाँ पे ट्राइब रहा करती थी, ट्राइब मतलब वहाँ पे जो एसटी कैटेगरी के जाति रहा करती थी, आदिवासी लोग रहा करते थे, उनके जो बिना पूछे हुए ये डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र कर दिए असम को। ये उनके कस्टमरी राइट हैं, उनके रीति रिवाज के अधिकार हैं, इस लैंड पे उनकी भूमि है, ये यहीं पे रहते आए हैं, उनसे बिना पूछे हुए ये असम में ट्रांसफ़र की थी। और देखो एक चीज़ याद रखना है, किसी भी स्टेट का एरिया घटा बढ़ा सकता है, कौन, किसको पावर है, वो पावर है भाई साहब पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को पावर है। और पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 3 के अंदर, और आर्टिकल 3 के अंदर किसी का स्टेट का एरिया घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, दो स्टेट को मर्ज कर सकता है, एक स्टेट बना सकता है, एक स्टेटमेंट से दो स्टेट बना सकता है। ये आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को, और ये सिंपल मेजोरिटी के जरिए कर सकता है। लेकिन जब भी ऐसा करना है, बिल लेके आएंगे, पहले प्रेसिडेंट की मतलब असेंट लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। किसी में भी, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 में जो लिखा हुआ है कि किसी भी स्टेट को घटा बढ़ा सकते हैं उसका एरिया, या दो स्टेट में मिला सकते हैं, दो स्टेट को एक स्टेट बना सकते हैं, या एक स्टेट से 2 या 3 स्टेट बना सकते हैं, ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 4 ये कहता है, आर्टिकल 4 ये कहता है, जो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, जब आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये पार्लियामेंट करेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा अंडर आर्टिकल 368। 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है पार्लियामेंट, संवैधानिक संशोधन करती है, तो ये संवैधानिक संशोधन नहीं समझा जाएगा जब पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का एरिया घटाएगी, बढ़ाएगी, मिलाएगी, एक स्टेट से दो स्टेट बनाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। और ये डिस्प्यूट क्यों हो रहा है इन दोनों स्टेट का, ये याद रखना है इसमें। दो स्टेट ने अभी डिसाइड किया है, इन्होंने पहले देखो 12 कमेटी ऐसी बना चुके हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, फिर ये कमेटी बनाई है। और असम एक स्टेट ऐसा है कि इसके आसपास जितने भी नॉर्थ ईस्ट में स्टेट रहते हैं, इसका डिस्प्यूट सारे स्टेट से है,
नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं सबसे इसका झगड़ा चलता रहता है ज़मीन को लेके। कोई कहता है ये ज़मीन हमारी यहाँ तक है, कोई कहता है यहाँ तक है। नागालैंड इससे निकाल के, असम से निकाल के 1963 में अलग स्टेट बना था। देखो ये याद भी रखने कौन सा स्टेट कब बना था, क्योंकि ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूपीएससी पूछ लेती है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है हर साल इस तरह का। तो ये आपको याद रखना है। नागालैंड 1963 में असम से स्टेट बना। मेघालय ऑटोनोमस स्टेट बना 1970 में असम से निकल के। फिर फुल फ्लेज्ड स्टेट बना 1972 में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बने असम से सेपरेट करके, यूनियन टेरिटरी बने थे 1972 में असम से अलग करके। लेकिन फिर इनको अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को स्टेट बना दिया 1987 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन टैक्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नेशन हैं, राष्ट्र हैं, बहुत सारी लोकल गवर्नमेंट है, वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होता है उस पर प्राइस टैग लगाना चाहते हैं। यानी कि जितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है उन पे टैक्स दो, जो भी करता है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन। ग्रीन हाउस गैस तो आप जानते हो ना भाई साहब कौन सी होती हैं, बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। ग्रीन हाउस गैस होती हैं आपकी जो इन्वायरमेंट को गर्म करती हैं, सिंपल भाषा में। यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में, आपका मतलब सबका ही है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, लगभग अर्थ से ऊंचाई पे चारों ओर 640 किलोमीटर तक 4 लेयर में बांटा हुआ है एटमॉस्फेयर को। आपने पढ़ी होंगी ज्योग्राफी में, टॉपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जिसको थर्मोस्फेयर भी या आइनोस्फेयर भी बोल देते हैं। तो ये 4 लेयर हैं 640 किलोमीटर तक, ये एटमॉस्फेयर है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी गैस हैं जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके रखती हैं, जैसे CO2। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। जैसे मीथेन है CH4, जैसे आपकी CH4 के अलावा है आपकी वाटर वेपर भी, देखो ये आता है ग्रीन हाउस गैस में ही आता है। और भी कई सारी गैसें हैं, जैसे आपकी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये आपकी है। जैसे आपकी एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HFC, ये आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ये ग्रीन हाउस गैस क्यों बोली जाती है अभी बताया आपको, इसके बेसिस पे, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी है टू एब्जॉर्ब द टेम्परेचर। तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं टेम्परेचर को, अपने अंदर सोख के रखती हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ये बढ़ा देती हैं। और इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में टेम्परेचर का बढ़ना ही, ये क्या है, इसे ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन। इससे क्या होता है, जब इन्वायरमेंट में हमारे नुकसान होगा, इसका क्या होगा इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट हमारा होता है, ये इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, यानी कि जो भी हमारे आसपास है, पेड़ पौधे, आदमी, ये सब इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, सब जीव जंतु, सब इन्वायरमेंट है। और वातावरण क्या है, एटमॉस्फेयर 640 किलोमीटर तक बांटा हुआ है लेयर अर्थ से ऊपर हवा में, ये है वातावरण, एटमॉस्फेयर। जब हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वजह से बहुत सारे ग्लेशियर, बर्फ़ जमी हुई पिघल जाएगी, सी लेवल राइज हो जाएगा, बहुत सारे नेशन है डूब जाएंगे पानी में, बहुत सारी इकोलॉजी को नुकसान होगा, डाइवर्सिटी को नुकसान होगा, बहुत सारी ऐसी फसलें उगाई नहीं जाएंगी, क्रॉप कल्टीवेशन नहीं होगी, बहुत सारे, तो फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, खाने के लिए फूड नहीं होगा तो लोग मर जाएंगे। बहुत सारे इफेक्ट हैं, आपने पढ़ाई होगा ज्योग्राफी की NCERT में। तो बातें इस पे कार्बन टैक्स में, यानी कि जो भी ऐसा ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हैं उन पे कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, बस इतनी सी बात है। बहुत सारे नेशन और लोकल गवर्नमेंट ऐसा अडॉप्ट कर रही हैं अभी, इसलिए न्यूज में है। इनकी वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से बहुत सारे जगहों पे फ्लड आ जाती है, बाढ़, बहुत जगह पे ड्रॉट आ जाती है, सूखा पड़ जाती है, और बहुत सारे कैटास्ट्रॉफ होते हैं। कैटास्ट्रॉफ मतलब आपदा संकट। अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि एक स्टेट है US का, अमेरिका के 50 स्टेट है, उनमें से एक स्टेट है पेंसिल्वानिया ने, ये फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है US में, अमेरिका में जिसने ऐसी कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी अपनाई है, अडॉप्ट की है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। यानी कि जहाँ पे भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा वो उस पर टैक्स लगाएगा या उसको ट्रेड करना पड़ेगा, कार्बन का ट्रेड, कार्बन का व्यापार। कैसे करेंगे कार्बन का व्यापार, कार्बन तो वैसे भी काला काला सा धुआं उड़ रहा है ऊपर, कैसे कार्बन का व्यापार कैसे करेंगे, इसको पकड़ के बेचेंगे क्या, इसको पकड़ के बेचेंगे नहीं भाई साहब, क्या करेंगे। देखो अभी 11 स्टेट ने ज्वाइन किया है पेंसिल्वानिया को, जो पेंसिल्वानिया ने कदम उठाया कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी का, और 11 स्टेट ने इसको ज्वाइन किया है। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस पावर प्लांट हैं, इनका क्या है, ये जो भी ऐसे पावर प्लांट हैं जो कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस यूज करते हैं, इनसे कार्बन इमिशन होता है। तो ये क्या करेंगे, क्रेडिट
खरीदेंगे। किसका क्रेडिट खरीदेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन क्रेडिट होगा। जैसे मान लो ये एक कंपनी है, ये कोयले से बिजली बनाती है। दूसरी एक कंपनी है, ये सौर ऊर्जा से बिजली बनाती है, सोलर एनर्जी से बनाती है। इसने भाई साहब वो नीली नीली सी प्लेट छत पे लगा रखी है, उससे बिजली बना रही है। और अगर ये मान लो ये 100 किलोवाट की बिजली बनाती है, 100 मेगावाट की बिजली बनाती है। इतनी बिजली अगर हम ये कोयले से बनाते, कोयले से जितना कार्बन इमिशन होता, ये इतना कार्बन इमिशन बचा रही है। यानी कि अगर मान लो 100 किलोवाट में मान लो हजार टन कार्बन इमिशन होता, कार्बन यानी कि ये कार्बन का इमिशन होता, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता 1000 टन। तो ये 1000 टन किसने बचा लिया? इस सोलर ऊर्जा से बिजली बनाने वाली कंपनी ने। अब सोलर ऊर्जा से जो बिजली बना रही है, इसके पास 1000 ग्रीन हाउस गैस का क्रेडिट है। यानी कि जो ये कार्बन इमिशन कर रही है, कोयले से बिजली बना रही है एक ए कंपनी, तो ये बी कंपनी से खरीद सकती है 1000 टन का कार्बन इमिशन। जब ये खरीद लेगी इतना, तो ये फिर 1000 टन तक कार्बन इमिशन कर सकती है, वरना यह नहीं कर सकेगी। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा क्योंकि जो इसने बी कंपनी ने ये जो कार्बन इमिशन बचाया था, बी कंपनी ने जो कार्बन इमिशन बचाया था 1000 टन का, सौर ऊर्जा बना के, सोलर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस करके, पावर प्रोड्यूस करके, तो इसको इतना फ़ायदा मिलेगा, पैसा मिल जाएगा इसको भाई साहब। ये और अपना आगे प्रोडक्शन बढ़ाएगी, किसका? सौर ऊर्जा का। और इसको भाई साहब ये होगा कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टैक्स ही समझ लो एक तरह से। जब इसको ये खरीदना पड़ रहा है कार्बन, जो ये ग्रीन हाउस गैस खरीदनी पड़ रही है, यानी कि इतना कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ रहा है। कार्बन क्रेडिट का ऐसा मतलब नहीं है ये इससे गैस खरीदेगा। ये क्या खरीदेगा? बस कागज़ पे लिखा होगा, ये परमिशन दे देगा कि ये लो आप 1 टन 2 टन जितनी भी चाहिए 1000 टन ये ले लो, कागज़ पे लिख के दे देगा, अपनी मोहर लगा देगा, स्टैंप लगा देगा। फिर ये इतना ही इमिशन कर सकेगा कंपनी ए। समझ में आया बात? ये कार्बन ट्रेडिंग है, ये कार्बन ट्रेडिंग होगी। अभी प्रेजेंटली जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन यूएस के, अमेरिका के, उन्होंने ऐसी कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं अपनाई है कि ऐसे कार्बन इमिशन को रोका जा सके। और इस कार्बन इमिशन से देखो इन्वायरमेंट में नुकसान तो होता ही है, साथ साथ सोशल कॉस्ट भी होती है इस कार्बन की। सोशल कॉस्ट फ्यूचर में, सोशल कॉस्ट क्या होती है? देखो सोशल कॉस्ट होती है, ये वर्ल्ड बैंक ने भी कई बार बताया अपना कि कार्बन टैक्स लगाना चाहिए, इसकी वजह से सोशल कॉस्ट भी आती है। और देखो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कदम उठाए हैं कार्बन को रोकने के लिए, इमिशन रोकने के लिए। जैसे कनाडा है, कनाडा ने बहुत सारे इंडिविजुअल पे या कोई बिग कंपनी है, बिग पोल्यूटर है, उस पर टैक्स लगा दिया है। जो ज़्यादा करेगा कार्बन इमिशन उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये सोशल कॉस्ट क्या है कार्बन की? और कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग तो वही होगा कि जो अभी कार्बन का इमिशन कर रही है उस पर टैक्स लगा दिया, या उसे खरीदना पड़ रहा है, कार्बन ट्रेडिंग कर रहा है वो, ग्रीन हाउस गैस 1 टन या 2 टन खरीदेगा वो, जितना भी उसकी कैपेसिटी है, जितना उसको इमिशन करना चाहता है। और सोशल कॉस्ट ये हो गया कि कार्बन अब इमिट हुआ इन्वायरमेंट में, ऐसा तो नहीं है सिर्फ ये अभी 1-2 साल ही नुकसान पहुंचाएगा। ये तो भाई साहब बहुत सारी गैस हैं जो CO2 सैकड़ों सालों तक इन्वायरमेंट में रहती है, पर्यावरण में रहती है, वातावरण में रहती है, एटमॉस्फेयर में रहती है। अब ये तो नुकसान पहुंचाएगी अगले 100 सालों तक, सैकड़ों सालों तक, समझ रहे हो? तो ये सिर्फ अभी नुकसान नहीं पहुंचा रही है, फ्यूचर में भी पहुंचाएगी। तो ये सोशल कॉस्ट ही तो हो गई भाई साहब इसकी, कि अभी नहीं बल्कि ये आगे भी नुकसान पहुंचाएगी। और कार्बन प्राइस ये है कि कंपनी जो पे करना चाहते हैं इमिशन क्रेडिट के लिए वो पे करें और ख़रीदें अपना, और जिनके पास है वो अपना ऑक्शन करें, बोली लगा के बेचें कार्बन इमिशन को। ये कार्बन प्राइसिंग है। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपियन यूनियंस डिजिटल सर्विस एक्ट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, और जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन आप जानते हो क्या है? यूरोपियन यूनियन, यूरोप के जो कंट्री हैं भाई साहब, ये 27 कंट्री हैं इसके मेंबर अभी। यूरोप में जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन के, इसी का एक यूरोपियन पार्लियामेंट है जो इसके लिए कानून वगैरह बनाता है। और यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट ने मिल के ये डिजिटल सर्विस एक्ट के एग्रीमेंट तक पहुँचे हैं कि डिजिटल सर्विस एक्ट वो पास करेंगे। ये दिसंबर 2020 में इन्होंने प्रपोजल रखा था। क्या है इस एक्ट में? ये है जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना, इंटरमीडियरीज जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये एक जगह से दूसरे जगह पे इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ना। जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हो भाई साहब, आपके पास इंटरनेट है, फ्री में आप देख सकते हो, कोई चार्ज नहीं लग रहा। अगर यही चीज़ आप
मान लो देखने जाते, आप मान लो कोचिंग करने जाते यूपीएससी की, आपको पैसा देना पड़ता, वहाँ पे जाते किराया भी लगता, पैसा भी लगता, आपका टाइम भी वेस्ट होता आने जाने में। अब घर पे बैठे यूट्यूब में आप फ्री में कोचिंग ले रहे हो, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई डिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, मान लो यूट्यूब के जरिए, गूगल या फेसबुक के जरिए गलत सूचना दे, तो उस पे उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया जा रहा है। इससे पहले ट्विटर ने भी ऐसी पॉलिसी अपनाई है डिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। तो ये डिजिटल सर्विस एक्ट यही है, कॉमन रूल है, जो इंटरमीडियरीज हैं उनकी ऑब्लिगेशन बनता है, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो मार्केट में जो मान लो ये डिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोके, इनकी अकाउंटेबिलिटी है। जो भी ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन है या इलीगल या हार्मफुल कंटेंट है उसको रोका जाए। क्योंकि आपने देखा होगा भाई साहब, यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक नहीं है या गलत इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी दिखा रहे हैं। तो ऐसी इलीगल एक्टिविटी, हार्मफुल कंटेंट है जो, इसको हटाया जाए, रिमूव किया जाए। और इंटरनेट यूजर के, जो इंटरनेट यूज कर रहा है या फंडामेंटल राइट है उनके इंटरनेट यूज करना भी, राइट टू इंटरनेट एक्सेस, ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इनको भाई साहब जो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इनके अधिकारों का उल्लंघन को रोका जाए, वॉयलेशन को रोका जाए। क्योंकि देखो भाई साहब कैसे क्या होता है कि बहुत सारे बंदे क्या होता है जिनके बहुत ज़्यादा व्यूज होते हैं, लाखों में व्यूज होते हैं, तो माइंड सेट ऐसा होता है लोगों का कि अरे यार लाख लोग देख रहे हैं, कुछ तो इसमें होगा बंदे में, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसी को सब देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब चाहे देखो शुरू में उसने मेहनत तो करता, भाई साहब ऐसा है ही नहीं कि हर एक बंदा मेहनत करता है, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, यही सोचता होगा पहले, हर कोई यही सोचता होगा। तो अब मान लो अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे, मान लो सही दे रहा था पहले, लेकिन अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे, उस पर कोई चेक करने वाला तो नहीं है ना, है कि नहीं। अब यूट्यूब पे मान लो कोई गलत भी इन्फॉर्मेशन दे आपको या कुछ भी पढ़ाए, कोई चेक कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन उस पर लाखों लोग देख रहे थे, उनको आदत हो चुकी है, हैबिट हो चुकी है उनको देखने की, अब उन्हीं को देख रहे हैं। भले कोई बंदा उनसे बेटर भी पढ़ा रहा हो, नहीं पढ़ा रहा हो, कोई मतलब नहीं। अब चाहे वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे, वो उसी को सच मान लेंगे। उसको ये सोचने की, यानी कि ये पता करने की वो नहीं करते कि कोशिश कि वो सही है इन्फॉर्मेशन जो दी गई है या नहीं है। तो ऐसी कंटेंट को रोक लगाने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन पे रोक लगाने के लिए ये डिजिटल सर्विस एक्ट यूरोपियन यूनियन लाना चाहता है, डिजिटल मार्केट में रोक लगाने के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है राइजाना डायलॉग। राइजीना डायलॉग या राइजीना डायलॉग, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो राइजीना डायलॉग क्या है, ये समझ लो एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, ये कॉन्फ्रेंस होती है। इसका 7th एडिशन हो रहा है, 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इनॉग्रेट किया, इसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। राइजीना डायलॉग इसलिए रखा गया क्योंकि ये दिल्ली में होता है, दिल्ली में जहाँ पे होता है, हमारी पार्लियामेंट जहाँ पे बनी हुई है, राष्ट्रपति भवन जहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे राइजीना हिल है, पहाड़ी है, उस पर बना हुआ है, तो उसी के आसपास ये होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है राइजीना डायलॉग। जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं वो इस साल इसके चीफ गेस्ट हैं इस मीटिंग के, उर्सुला वोन डेर लेयन इनका नाम है, यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है। 3 दिन की ये मीटिंग है। इसकी थीम ये है टेरा नोवा इम्पेसेंट इम्पेसेंट इम्पेरिल्ड। 3 मतलब इसके क्या है, 6 ब्रॉड थेमेटिक पिलर हैं। यानी कि इसका मकसद क्या है, जो राइजीना डायलॉग ये मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, क्यों होती है ये, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है जो ग्लोबल कम्युनिटी को जो परेशानियां हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को, पूरे वर्ल्ड को जो परेशानियां हैं, उन परेशान को निपटाना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। जैसे मान लो इसमें है रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र जो कमज़ोर होता जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में, उस लोकतंत्र को मजबूत करना है। मल्टीलेटरलिज्म का एंड करना है, और इसमें जो प्रॉब्लम है वाटर से रिलेटेड या फिर जो ग्रीन ट्रांजिशन है, इसको अचीव करना है। ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब है कि जो फॉसिल फ्यूल के जरिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अभी हम, जैसे कोयले से बिजली बनाते हैं, इनमें ट्रांजिशन करना है। यानी कि अब सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाए, सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से, हवा से, तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ ट्रांजिशन करना है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है इनसे निपटने के लिए डायलॉग होता है राइसीना डायलॉग। 100 सेशन इसके होंगे, 210 स्पीकर होंगे 90 कंट्रीज से, वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, इसमें बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, लीडर पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी सिविल सोसाइटी से आते हैं लीडर, बिजनेस लीडर आते हैं, बिजनेस मीडिया से आते हैं, ग्लोबल लीडर आते हैं इसमें।
तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कॉपरेशन करते हैं एक दूसरी कंट्री के साथ। और इसको होस्ट कौन करता है, इस कॉन्फ्रेंस को, राइजीना डायलॉग को? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलके ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको होस्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है जीरो शैडो डे। जीरो शैडो डे क्या है? देखो आप सबको पता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, ये सन है, सूरज है, मान लो ये सन है, मान लो भाई साहब, सन तो नहीं है, मान लो आप, और ये है अर्थ, ये अर्थ है। ये अर्थ क्या है? चारों ओर चक्कर लगा रही है, और आप सबको पता है ये चारों ओर चक्कर लगा रही है अर्थ। ये अपने अक्ष पे, अक्ष को हिंदी में बोलते हैं अक्ष और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, अपने अक्ष पे ये 23.5, ये जोग्राफिकल एक्सिस सीधा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये 23.5, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ये अर्थ, अर्थ है हमारी जो पृथ्वी, झुकी हुई है। और ये किसकी तरफ देख रही है? एक नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ पोलरिस, नॉर्थ, ये नॉर्थ पोलरिस बोल लो या नॉर्थ स्टार बोल लो, ध्रुव तारा हिंदी में बोलते हैं, नॉर्थ पोलरिस, POLARIS, नॉर्थ पोलरिस या नॉर्थ स्टार। ये पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे, टिल्टेड है, बोलेंगे टिल्टेड है, टिल्टेड का मतलब है झुका हुआ होना। अब ये झुकी हुई है और ये नॉर्थ स्टार की तरफ देख रही है। अलग पेज में समझते हैं इसको। ये है सन, और सन ये है अर्थ, और ये अर्थ का एलिप्टिकल ऑर्बिट है। एलिप्टिकल मतलब अंडे की तरह का आकार का ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब चारों ओर, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। कैसे ऑर्बिट है? पाथ कैसा है इसका, रास्ता कैसा है? ऑर्बिट बोल लो, पाथ बोल लो, रास्ता बोल लो, चारों ओर जो चक्कर लगा रही है वो कैसा है? एलिप्टिकल है, गोल नहीं है, याद रखना, सर्कुलर नहीं है, कैसा है? एलिप्टिकल, एलिप्टिकल है, अंडे के आकार का। तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में ये दूर है, इस डायरेक्शन में नज़दीक है ये पृथ्वी, और जो दूर की पोजीशन है अर्थ की सबसे दूर वाली, उसको बोलते हैं एपीहीलियन, एपीहीलियन, एपीहीलियन। जो सन की अर्थ से सबसे दूर वाली पोजीशन है एपीहीलियन बोलते हैं, APEHELION, एपीहीलियन। और जो सबसे नज़दीक वाली पोजीशन है जब अर्थ यहाँ पे होती है उसको बोलते हैं पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। तो ये दोनों पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, पेरीहीलियन और एपीहीलियन। और ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो देखो जब यहाँ पे है ये अर्थ, यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर, ये नज़दीक होगा, ये मतलब नज़दीक क्या, इस पे सूरज होगा यहाँ। और जब ये इधर आ जाएगा, ये देखो सन की तरफ नहीं झुकी हुई है, एक आसमान में नॉर्थ पोलरिस है, नॉर्थ स्टार है, ध्रुव तारा, उसकी तरफ देख रही है, याद रखना, इस तरफ देख रही है, ये सन की तरफ नहीं हो जाएगी। कभी सोच लो इस तरफ झुक जाएगी, ये यहाँ आएगी तो इस तरफ सन की तरफ झुक जाएगी, ना ना, ये वहीं देख रही है एक तरफ ही। फिर यहाँ आएगी, ये तो उस तरफ ही झुकी हुई है, ये उस तरफ ही झुकी हुई है, क्योंकि नॉर्थ स्टार इधर है, इधर देख रही है ये। अब देखो जब यहाँ थी, ये ए प्लेस पे थी, जब ये ए प्लेस पे थी तो ये नॉर्थ की तरफ सन की किरणें पड़ रही थी, लेकिन अब ये ध्रुव तारा इस तरफ, ये इधर, ये इस तरफ ही देख रही है, तो अब इसकी तरफ कौन सा होगा? सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब यहाँ पे इसकी किरणें पड़ रही हैं सन की, फिर यहाँ पे आएगी अर्थ, फिर यहाँ पे आएगी, फिर भी ये इधर ही देख रही है, फिर इक्वेटर पे पड़ेगी लाइट, और यहाँ भी इक्वेटर पे पड़ रही थी, फिर दोबारा यहाँ आ जाएगी, फिर नॉर्थ स्टार, फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ इसकी पड़ेगी लाइट सन की। अब देखो आप सबको पता है जब अर्थ थी यहाँ पे, तो ये सन कहाँ से कहाँ तक मूव करता है? 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करता है। और ये कौन कौन सी डेट पे रहता है? देखो इक्वेटर पे रहता है 23 मार्च को, फिर ये 21 जून को चला जाता नदर्न साइड, 23.5, कौन सी तारीख है? 21 जून, जो इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं हम, 21 जून। फिर ये वापस आता है इक्वेटर पे, फिर आता है इक्वेटर पे 21 सितंबर, 21 सितंबर, फिर आता है 21 बोलो या आप बोलो 23 सितंबर बोल लो, 23, 22 या 23 सितंबर, 23 मान लो आप। फिर आता है भाई साहब ये दिसंबर में, किस तरफ? साउथ की तरफ आ जाता है, दिसंबर में साउथ की तरफ आ जाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कर्क, ये कर्क रेखा है, ये नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है 21 जून को, और 22 दिसंबर में ये आ जाता है मकर रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो ये देखो इस जो ये बीच वाला रीजन है 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इस बीच वाले रीजन में ये 2 बार जाता है एक प्लेस पे, एक बार जब इधर जाएगा, जब इस प्लेस पर आएगा, जब वापस आएगा जब इसके बिल्कुल ओवरहेड होगा, ओवरहेड का मतलब बिल्कुल सर पे सूरज होगा, उस पॉइंट के बिल्कुल सर पे होगा। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर
यानी कि 23.5 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में जो प्लेस आते हैं, इस प्लेस के बीच में ये एक जगह पे, ये एक साल में 2 बार इसके ऊपर आएगा सन, इसके ऊपर आएगा, किसी प्लेस के ऊपर 2 बार आएगा इस जगह के बीच में, समझ गए। यानी कि जब सन बिल्कुल ऊपर होगा इसके, तो उस टाइम पे शैडो नहीं पड़ेगी ना, यानी कि छाया नहीं होगी उस पर, यानी कि जीरो शैडो होगी। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जीरो शैडो डे। यानी कि सन जब बिल्कुल ओवरहेड होगा, बिल्कुल ऊपर होगा, तो उस जगह पे शैडो नहीं होगी, छाया बिल्कुल नहीं होगी, तो उसी को बोलते हैं जीरो शैडो डे। और ऐसा फिनोमिना 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में 2 बार होता है एक जगह पे, ट्वाइस होता है ईयर में 2 बार। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट टॉपिक है बिहू। बिहू प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 1 के लिए भी, जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। बिहू असम का एक त्यौहार भी है, फेस्टिवल भी और डांस भी है। साल में 3 बार मनाया जाता है। किसका त्यौहार है? ये है फार्मिंग का। जब फसल कटती है, 3 बार फसल कटती है, तो तब ये त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे बॉय और गर्ल डांस करते हैं, यंग गर्ल और बॉय है डांस करते हैं, जिसको बोलते हैं बिहू डांस, और इस त्यौहार को भी बिहू ही बोलते हैं। 3 बार मनाया जाता है, एक बार जनवरी में भोगाली बिहू या माघ बिहू के नाम से, अप्रैल में मनाया जाता है बोहाग या रोंगाली बिहू के नाम से, और अक्टूबर में मनाया जाता है कोंगाली बिहू के नाम से। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक भाई साहब। ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, याद रखना है बिहू।